नमस्कार है जी सभी को। परीक्षा प्रहार के YouTube चैनल पर स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का वो डिस्कस करने वाले हैं। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे कि लगभग सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं। आज हम जानेंगे कि क्या है अक्षांश और देशांतर रेखाएं, किसी भी भौगोलिक स्थिति का निर्धारण इनके द्वारा कैसे किया जाता है, डिस्कस करेंगे हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो ये जो रेखाएं हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, असलियत में पृथ्वी के ऊपर ऐसी कोई भी रेखाएं नहीं हैं। ये केवल हमारे द्वारा मानी हुई हैं। यह काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो पढ़ते हैं, पृथ्वी पर किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण करने के लिए अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी पर हम किसी भी स्थान का एग्जैक्ट लोकेशन कैसे प्राप्त करते हैं, तो वो हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर ही किसी भी जगह का निर्धारण कर सकते हैं। तो देखो, ये दो होती हैं, एक तो होती हैं अक्षांश रेखाएं, एक होती है देशांतर रेखाएं। इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो नंबर 1 पर आता है अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड लाइंस। तो किसी स्थान का अक्षांश धरातल पर उस स्थान की भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखा को कहा जाता है। देखो भाइयों, तो पृथ्वी के बीचों बीच से एक हमने रेखा खींच दी। हमने एक काल्पनिक रेखा खींच दी जो कि 0 डिग्री पर थी, जिसे हमने विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा नाम दिया। भूमध्य रेखा। अब ये पृथ्वी पृथ्वी को हम भू बोलते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच से खींची गई थी, इस कारण इसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच से खींची गई, इसलिए इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। तो ये 0 डिग्री पर थी। इससे देखो, ये जो भूमध्य रेखा है, यह पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। एक हो गया इसके ऊपर वाला भाग, एक हो जाता है इसके नीचे वाला भाग। तो जो ऊपर वाला भाग है, इसे हम एक सेकेंड इसे हम उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो निचला भाग है इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो जब हम इस विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से ऊपर जाएंगे तो हम किस तरफ बढ़ेंगे, तो हम बढ़ेंगे उत्तरी गोलार्ध की तरफ। और ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे हमारा लास्ट अक्षांश होता है। इसे हम नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और ये जो यहाँ पर एक बिंदु है, इसे हम साउथ पोल यानी कि दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो जैसे जैसे देखो, क्योंकि ये जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा भी बोलते हैं हम इसे, ये पृथ्वी के सबसे बड़ी रेखा होती है। यह पृथ्वी पर सबसे बड़ी रेखा होती है जो कि 0 डिग्री अक्षांश पर खींची जाती है। अब ये सबसे बड़ी रेखा होने के कारण ही इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं वृहद वृत्त। तो पूछा जाता है कि पृथ्वी पर वृहद वृत्त किसे कहते हैं, तो हम 0 डिग्री लाइन भूमध्य रेखा को या बोल दो भूमध्य रेखा, या बोल दो विषुवत रेखा, इसी को हम वृहद वृत्त के नाम से जानते हैं।
जब हम इस भूमध्य रेखा से ऊपर बढ़ेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो ऐसे ही जब हम 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ चलेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री चलने पर हमें कर्क रेखा मिलती है। ये रही हमारा भारत। ये जो कर्क रेखा है वो हमारे भारत से होकर के गुजरती है। अच्छा, अब इससे ऊपर चलेंगे तो ये हुई हमारी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हम कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तथा इससे ऊपर चलेंगे तो ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे हम आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। ये आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। और ये जो है ये उत्तरी ध्रुव, उत्तर की तरफ सबसे आखिरी अक्षांश जो होता है वह उत्तरी ध्रुव पर होता है। उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल। सेम कंडीशन, अगर हम विषुवत रेखा के नीचे चलते हैं नीचे की तरफ तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर मकर रेखा है। 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे तो हमारी मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तथा इससे नीचे देखें तो यहाँ पर 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ में देखें तो ये होता है हमारा अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखें तो विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। इससे ऊपर जाने पर उत्तरी अक्षांश की तरफ बढ़ेंगे तथा इससे नीचे जाएंगे तो दक्षिणी अक्षांश की तरफ हम बढ़ेंगे। विषुवत रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होने के कारण इसे वृहद वृत्त के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर ये जो वृहद वृत्त है ये पृथ्वी की परिधि का काम करेगी। दोस्तों, जो हमारे पृथ्वी की ऊपर से जो नीचे की लंबाई होती है ये कम होती है, दाएं से बाएं जाओगे तो लंबाई ज़्यादा होती है। तो जो हमारा ये जो विषुवत रेखा है यह सबसे बड़ा अक्षांश रेखा होता है, इसीलिए इसे हम वृहद वृत्त के नाम से जानते हैं। किन्हीं 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहा जाता है। समझेंगे। जैसे कि ये है हमारा भूमध्य रेखा, इससे ऊपर जाएंगे मान के चलो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। ऐसे ही करके यहाँ पे जो उत्तरी ध्रुव है यहाँ तक टोटल 90 लाइन्स होती हैं। 90 लाइन्स होती हैं, 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो अब हम इसमें से अगर 1 डिग्री यानी कि एक लाइन देखें तो ये जो एरिया है ये बीच का 2 लाइनों के बीच की ये जो क्षेत्र है इसे हम बोलते हैं जोन, जो कि लगभग 111 किलोमीटर की
दूरी होती है। तो हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है तथा उस क्षेत्र को हम जोन कहते हैं। ये दूरी 111 किलोमीटर होती है। अब हमने बताया था कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं तथा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। विषुवत रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाइयां कम होती जाती हैं। जैसे कि सबसे बड़ा वृत्त भूमध्य वृत्त है, वृहद वृत्त कहते हैं इसे। जो सबसे बड़ा अक्षांश है वो हो गया भूमध्य रेखीय अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। उससे हम जैसे कि नीचे जाएंगे, दक्षिण की तरफ जाएं, चाहे हम ऊपर उत्तर की तरफ जाएं, तो जो अक्षांश रेखाओं की लंबाई है वो कम होती चली जाती है। अब ये जो हमारा भारत है उससे कर्क रेखा गुजरती है। तो अगर पूछे कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो टोटल 8 होते हैं। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है तथा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। अब बात करें कि पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं या कुल कितने अक्षांश हैं, तो देखो ये हमारी पृथ्वी है। अब यहाँ से बात करें हम ऊपर, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके यहाँ तक कुल 90 उत्तर की तरफ। यहाँ से दक्षिण की तरफ जाओगे 1 2 3 4 5 ऐसे करके दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी ध्रुव तक 90 इधर। तो अगर हम बात करें कि पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो 90, कुल अक्षांशों की बात करें तो 90 + 90। अब ये थी हमारी विषुवत रेखा, इससे ऊपर 90 थे, इससे नीचे 90 थे, तो ये हमने लिख लिए। अभी हमने ये जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री, इसे काउंट नहीं किया है। तो अगर हम इसे और सम्मिलित कर लें तो ये इसकी टोटल संख्या 181 हो जाती है। तो अगर पूछे कि कुल अक्षांश कितने हैं, तो 181। और अक्षांश, कुल अक्षांश ना पूछ करके अगर पूछे कि पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो अगर ऐसे रेखाएं देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। लेकिन जो यहाँ पे नॉर्थ में और ये साउथ में है, तो ये एक रेखा का रूप ना लेकर के एक बिंदु का रूप ले लेता है, तो इसे अक्षांश रेखाओं में काउंट नहीं किया जाता। अगर हम अब देखी जाए कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो टोटल कितना था, 181 था। उसमें से एक ये वाला कम कर दो, दक्षिणी ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव कम कर दो, तो अगर हम कुल अक्षांश रेखाओं की बात की जाए तो 179 हो जाता है। अब देखें तो पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या 181 तथा कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछा जाए तो 179। अब देखते हैं देशांतर रेखाओं को कि क्या होती हैं देशांतर रेखाएं और क्या है इसका उपयोग। तो हम देखें कि पृथ्वी पर उत्तर से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है।
समझते हैं इन्हें। तो ये है हमारी देशांतर रेखाएं। ये है हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखाएं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। अब ये 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। अगर उस देशांतर रेखा से अगर हम बाईं तरफ जाएंगे तो हम पाएंगे कि बाएं तरफ पाएंगे पश्चिमी देशांतर, तथा दाएं जाएंगे तो हम जाएंगे पूर्वी देशांतर की ओर। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, इसमें ये है हमारा 0 डिग्री देशांतर। अगर हम इस तरफ बात करें तो इस तरफ होगा पश्चिमी देशांतर, इस तरफ की बात करें तो ये होगा पूर्वी देशांतर। ये जो देशांतर लाइनें हैं ये एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची जाती है, एक एक डिग्री के अंतराल पर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई। तो ये जो 1 डिग्री लाइन है, इधर चलेंगे तो 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर, 3 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगर हम इधर लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ऐसे करके। तो ये जो 0 डिग्री लाइन होती है, 0 डिग्री लाइन होती है, इसे हम मानक समय रेखा कहते हैं। क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी स्थानों पर समय का निर्धारण किया जाता है वह इसी लाइन के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो ये जो रेखा है मानक समय रेखा, इसको ही हम प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। प्रधान याम्योत्तर रेखा, 0 डिग्री लाइन, मानक समय रेखा। तो ये जो मानक समय रेखा है यह लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। तो इसे हम GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जानते हैं। यह देशांतर रेखा को मानक समय रेखा कहा जाता है, जो कि 7 देशों से गुजरती है। नंबर 1 इंग्लैंड, दूसरा फ्रांस, तीसरा स्पेन। ये तीनों यूरोपियन कंट्री हैं। इसके बाद में माली, घाना, बुर्किना फासो तथा अल्जीरिया, ये 7 कंट्रीज से होकर के गुजरती है, पास होती है। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, माली, घाना, बुर्किना फासो तथा अल्जीरिया, ये 7 देशों से होकर के गुजरती है। ये इंग्लैंड में एक शहर है ग्रीनविच, उसी के नाम से इसे हम ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, इस रेखा को GMT। आगे पढ़ें तो मानक समय रेखा यानी कि प्रधान याम्योत्तर रेखा लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसे GMT से प्रदर्शित करते हैं। आगे चलें तो ये है हमारी देशांतर रेखा जो उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाती है। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करके संपूर्ण पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से विस्तारित हैं।
0 डिग्री देशांतर के आधार पर ही किसी भी स्थान विशेष का समय निर्धारित किया जाता है। अभी हम समझेंगे कि ये जो समय का निर्धारण है वो देशांतर रेखाओं से किस प्रकार होता है। और ये जो देशांतर रेखा है यह प्रत्येक 1 डिग्री पर खींची जाती है, क्योंकि ये जो हमारी पृथ्वी गोल है, इसमें कितने एंगल बनेंगे, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके पूरी पृथ्वी पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 1 डिग्री पर एक रेखा, 1 डिग्री बराबर एक रेखा, तो 360 डिग्री पर 360 रेखाएं। तो संपूर्ण पृथ्वी पर कितनी देशांतर रेखाएं पाई जाएंगी, तो संपूर्ण पृथ्वी पर 360 कुल 360 देशांतर रेखाएं पाई जाती हैं। अब क्योंकि एक देशांतर रेखा के अंतराल पर 4 मिनट का समय अंतराल पाया जाता है। अब देखो, ये जो समय अंतराल है 1 डिग्री अगर हम आगे बढ़ते हैं तो समय में 4 डिग्री का अंतर आ जाता है। अब देखते हैं कैसे। तो एक सेकंड, यहाँ पे हमारा हमारे एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। तो ये जो 24 घंटे और 1 घंटे में 60 मिनट होती है, इसके आधार पर कुल मिनट होती हैं 1440 मिनट। 24 घंटे में 1440 मिनट हो गई। तो क्योंकि प्रत्येक 1 डिग्री पर देशांतर रेखा खींची जाती है, तो 360 डिग्री का टोटल एंगल, और एक एंगल पर 1 डिग्री के एंगल पर एक देशांतर रेखा, तो 360 डिग्री में 440 मिनट होंगी। तो 1 डिग्री बराबर 1440 डिवाइडेड बाई 360 करोगे तो आ जाएगा 4 मिनट। तो हम यहाँ से हमें पता चलता है कि 1 डिग्री हम चलेंगे तो 4 मिनट का अंतराल आ जाता है। तो 1 डिग्री में जो दूरी हम चलेंगे, 1 डिग्री में हम जितनी दूरी कवर करेंगे उस पर 4 मिनट का समय अंतराल हो जाता है। अब आगे बढ़ें तो देशांतर रेखा प्रत्येक 1 डिग्री पर खींची जाती है। पृथ्वी पर अगर बात करें कुल देशांतरों की, तो 360 डिग्री का एंगल बनता है पृथ्वी पे। तो इस वजह से कुल देशांतर रेखाएं हो जाएंगी 360। 1 डिग्री रेखा के अंतराल पर 4 मिनट का अंतराल आ जाता है। 180 डिग्री रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा, तो इसे हम समझें, इसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं, क्योंकि इसी रेखा से हम दिन का निर्धारण करते हैं कि सोमवार है या शनिवार है, या फिर किसी जगह पर सोमवार है तो किसी जगह पर रविवार है। इस रेखा से तिथियों का निर्धारण किया जाता है, इसलिए इसे हम इंटरनेशनल डेडलाइन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब देखो, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, यह कहाँ से होकर गुजरती है, तो अगर हम बात करें सबसे ऊपर, अगर हम देखें सबसे ऊपर है चुकची सागर। उससे अगर हम नीचे आए तो पाएंगे कि बेरिंग सागर है। उससे नीचे बात करें तो प्रशांत महासागर है।
क्योंकि इस 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन से तिथि का निर्धारण होता है। तो कोशिश ये की गई थी कि ये जो लाइन है किसी शहर से ना गुजरे, किसी शहर से ना गुजर के और किसी सागर से, महासागर से गुजरे। क्योंकि अगर ये लाइन किसी शहर से गुजरती, किसी देश से गुजरती, तो उससे शहर दो भागों में बट जाता। तो उसी शहर में एक स्थान पर जैसे कि आठ आठ डेट होती, तो एक स्थान पर होती 9 डेट। तो इसलिए कोशिश की गई कि ये जो देशांतर 180 डिग्री देशांतर रेखा है, यह महासागर या सागर से होकर गुजरे। तो ये जो रेखा है वह बेरिंग सागर से, चुकची सागर से तथा प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। अब बात करें कि हमारा जो भारत में समय है उसका निर्धारण कैसे होता है। तो हमारा ये जो भारत है वह उसका जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम्स, जो कि लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरती है, उससे 5.5 घंटे ज़्यादा है। अब 5.5 घंटे ज़्यादा कैसे है समझते हैं। तो ये है पृथ्वी मान के चलो, और इसमें ये है हमारी 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर। अगर हम इसे देखें, इधर चलेंगे, ये हो गया हमारा पूर्व, इधर हो गया पश्चिम। अब हमारा जो भारत है ये है 0 डिग्री, तो इस तरफ चलेंगे, हमारा भारत यहाँ पे 90 डिग्री पूर्व। एक सेकंड, ये है जैसे कि ये 0 डिग्री। अब ये है 90 डिग्री पूर्व, ये हो गया हमारा साउथ पोल, ये हो गया 180 डिग्री तिथि रेखा नॉर्थ पोल, ये हो गया हमारा 90 डिग्री वेस्ट। हमारा जो भारत है वह 0 डिग्री से 82.5 डिग्री ईस्ट में है, मान के चलो यहाँ पर है। तो हम पाएंगे कि 1 डिग्री चलने पर 4 मिनट का समय अंतराल हो जाता है। तो ये जो हम 0 डिग्री से 82.5 डिग्री ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमारा समय कितना बढ़ेगा, 82 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 4। ये आधा डिग्री, ये हो जाएगा 2 मिनट के बराबर। तो 4 2 जा 8, 4 8 जा 32। तो 32 मिनट ये वाली प्लस 2 मिनट ये वाली, कितना हो गया 330 मिनट्स। तो अगर हम 330 मिनट्स को अगर हम घंटे में चेंज करेंगे तो 60 का डिवाइड कर दो। अब 6 से ये कट जाएगा, 5.5 आवर्स, 5 आवर्स का 5 आवर्स। अगर ये 0.5 आवर्स को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 30 मिनट। आपने लिख आपने लिखा देखा होगा कि IST, तो ये जो हमारा IST है वो प्लस 5.5 घंटे GMT होता है। यानी कि जो लंदन में समय हो रहा होगा, मानक समय रेखा लंदन से गुजर रही है,
तो जो लंदन में समय हो रहा होगा तो उससे हमारे भारत का समय 5.5 घंटे अधिक होगा। मान मान के चलो कि लंदन में रात को 12 बज रहे हैं, तो हमारे भारत में 12 बजे प्लस 5.5 घंटे और ज़्यादा, लंदन से 5.5 घंटे ज़्यादा। तो हम कह सकते हैं कि भारत में जो समय हो रहा होगा वो सुबह के 5:30 बज रहे होंगे, 5:30 AM। ठीक है। तो दोस्तों हमने कोशिश की कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं, इनको आसान भाषा में तथा सीमित शब्दों में वर्णन किया जाए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने सभी साथियों के साथ, ज़रूरतमंदों के साथ हमारे चैनल को अवश्य शेयर करें, और प्रेस द बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी जो भी नई अपडेट है वो सीधे डायरेक्टली जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सकें। तो मैं आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।